दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम पिछले वर्ष के क्वेश्चन रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी आदि एग्जामों में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन इस क्लास में करते हैं, जिसमें हम डेली बेस पर 30 एमसीक्यू कर रहे थे। आज से हम 30 के स्थान पर हम डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इस रेलवे बुक के सॉल्यूशन को। अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर पिछली क्लासों को देख सकता है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको एक ही स्थान पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज का पहला प्रश्न है, जल का विशुद्ध रूप है। तो क्लास को स्किप मत करें और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और क्लास को अंत तक देखें। बी वाला ऑप्शन दिया गया है, जल का विशुद्ध रूप है। ए वर्षा का जल, बी भारी जल, सी नल का पानी, डी आश्रित जल। तो यह चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा जल का विशुद्ध रूप ए हो जाएगा वर्षा का जल। और यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, इसलिए आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और अन्य लोगों को शेयर भी कर दें। तो दिया है, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि चारों ऑप्शनों में से देखते हैं। ए इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं, बी इसमें लोहा होता है, सी इसमें निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं, डी इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से 5 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को दिया है, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि इनमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार की कठोरता अस्थायी होती है जो गर्म करने से दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल के संबंध में कौन गलत है। ए झाग नहीं बनाता कठोर जल, बी साबुन अधिक घिसता है, सी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, डी आयरन पायराइड्स की उपस्थिति। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी आयरन पायराइड्स की उपस्थिति। और यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हुआ है, कहाँ किस प्रकार से कौन सा जल साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग नहीं बनाता है। तो यह कहाँ पूछा गया है, चंडीगढ़ एएसएम परीक्षा 2002 में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, कठोर जल कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट आदि की उपस्थिति के कारण झाग नहीं देता, इसलिए साबुन अधिक घिसता है। अगला क्वेश्चन, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है कहलाता है। ए कठोर जल, बी मृदु जल, सी भारी जल, डी समुद्री जल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी मृदु जल। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है क्या कहलाता है, मृदु जल। बी हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मृदु जल साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, अर्थात इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट आदि की उपस्थिति नहीं होती है। अगला देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम है।
ए CaC2, बी CaHCO2 का होल थ्राइज, सी वाला ऑप्शन दिया गया है CaHCO3 का होल ट्वाइज, डी CaO। इन चारों ऑप्शनों में से का सही उत्तर देखा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम होगा, तो हो जाएगा हमारा CaHCO3 का होल ट्वाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थिति नहीं है? ए कैल्शियम, बी एल्युमिनियम, सी सोडियम, डी क्लोरीन। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी एल्युमिनियम। खारे पानी में एल्युमिनियम उपस्थित नहीं है और क्या उपस्थित होगा? कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन इस खारे पानी में उपस्थित होता है। देखेंगे यहाँ पर हम खारे पानी में घुलनशील लवणों में क्लोरीन 55%, सोडियम 30.8% एवं कैल्शियम 1.23% उपस्थित होता है। एल्युमिनियम इसमें उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? ए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बी विरंजक चूर्ण, सी सोडियम, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। जल में कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि के कारण होती है। जब यह कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं, क्योंकि इस कठोरता को मात्र उबालकर ही दूर किया जा सकता है। सल्फेट एवं क्लोराइड लवणों के कारण उत्पन्न कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता, जिससे इसे स्थायी कठोरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? ए वाला ऑप्शन है ए CaOH का होल ट्वाइज, बी CaHCO3 का होल ट्वाइज, सी MgOH का होल ट्वाइज, डी NaOH। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी CaHCO3 का होल ट्वाइज। और इसी क्वेश्चन को दूसरे हिसाब से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? और यह कहाँ पूछा गया है? RRB ASM परीक्षा 2005 और 2005 में यह भी पूछा गया है, इलाहाबाद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम है? ए CaC2, बी CaHCO2 का होल थ्राइज, सी CaHCO3 का होल ट्वाइज, डी CaO। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी CaHCO3 का होल ट्वाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है? ए स्थायी, बी अस्थायी, सी धात्विक, डी अधात्विक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी अस्थायी। बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाती है तो वह कठोर अस्थायी प्रकृति की होती है। यह कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। स्थायी कठोरता में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड मिले होते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल की संशुद्ध में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? ए पोटेशियम सल्फेट, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें, हमारा हो जाएगा बी पोटेशियम परमैंगनेट। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। जल की संशुद्ध में पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 रसायन का प्रयोग किया जाता है। यह कीटाणुनाशक होता है, अतः जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर उसे मानव के उपयोग या उपभोग योग्य बनाया जाता है। यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए कुएं में जो दवा डाली जाती है, जिसे हम लाल दवा कहते हैं, उसे ही KMnO4 कहते हैं। इसी को पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा कहते हैं। अगला है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? ए CaOH का होल ट्वाइस, बी CaCO3, सी HCl, डी CaCl2। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हमारा हो जाएगा ए CaOH का होल ट्वाइस। देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया है, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल में चूना जल CaOH का होल ट्वाइस मिलाकर अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। जल की स्थायी कठोरता व कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है, और यह कैल्शियम है और यह मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी पोटेशियम परमैंगनेट, डी क्लोरीन। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी क्लोरीन। व्याख्या देखेंगे इसकी। भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतया क्लोरीन यानी कि Cl2 द्वारा किया जाता है, जो विरंजक चूर्ण से प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी सिलिकॉन, डी संगमरमर, ई इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें, हमारा हो जाएगा डी संगमरमर। अगला क्वेश्चन या इसकी व्याख्या देखेंगे। ऑक्सीजन क्लोरीन सिलिकॉन तत्व हैं, जबकि संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि यौगिक चूने के पत्थर का रूपांतरित सेल है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ए तांबा टिन, बी लोहा कोयला, सी सीसा जस्ता, डी सोना चांदी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सीसा एवं जस्ता जुड़वा खनिज के नाम से जाने जाते हैं। देखते हैं यहाँ व्याख्या। सीसा एवं जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है क्योंकि यह खनिज सामान्यतया साथ साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी बोरान। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी हीलियम। हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। देखते हैं यहाँ
इसकी व्याख्या को हीलियम परमाणु की त्रिज्या यानी कि रेडियस 31 पिकोमीटर है तथा यह सबसे छोटा परमाणु है, जबकि सीजियम परमाणु जिसकी त्रिज्या 343 pm है सबसे बड़ा है। यानी कि सीजियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी और हीलियम की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी। हीलियम की सबसे छोटी है और सीजियम की सबसे बड़ी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जल नमूना भारी जल यानी कि हैवी वाटर कहा जाता है क्योंकि ए अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील है, बी पेयजल से भारी है, सी साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए हमारा हो जाएगा बी पेयजल से भारी है, इसलिए इसे भारी जल कहा जाता है। देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। दिया गया है भारी जल हैवी वाटर पेयजल से भारी होता है। यह हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड यानी कि D2O होता है। इसका अणुभार होता है जो साधारण जल के अणुभार से 18 अधिक होता है, अतः इसे भारी जल कहा जाता है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रियाओं में मंदक या मॉडरेटर के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल का अणुभार है ए 20, बी 18, सी 40, डी 34। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए भारी जल का अणुभार 20 होता है। अगला क्वेश्चन। भारी जल का आणविक सूत्र है ए D2O, बी DO, सी DO2, डी H2O। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से भारी जल का आणविक सूत्र हो जाएगा हमारा D2O। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं एवं इसके ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल का आणविक सूत्र D2O होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है ए सोडियम, बी क्लोरीन, सी आयोडीन, डी पोटेशियम। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी क्लोरीन। समुद्री जल में क्लोरीन तत्व की प्रचुरता है। व्याख्या देखेंगे इसकी। समुद्री जल में विभिन्न लवण पाए जाते हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl सामान्य लवण या खाने के नमक की होती है। NaCl के एक अणु में सोडियम की मात्रा 23 तो क्लोरीन की मात्रा 35.5 होती है, अतः स्पष्ट है कि समुद्री जल में क्लोरीन तत्व की प्रमुखता है। लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है ए विद्युत लेपन, बी अनिलीकरण, सी जस्तीकरण, डी बल्कनीकरण, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं
तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, जस्तीकरण। व्याख्या देखेंगे इसकी। लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं तथा इस तरह लेपित लोहे को जस्तेदार लोहा कहते हैं। जिस लोहे पर आप देख रहे हैं कि वह एल्युमिनियम की तरह चमकता रहता है, उस पर जस्ते की परत चढ़ी होती है और उसमें जंग नहीं लगता है और लोहा अधिक दिन तक सुरक्षित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ए तांबे की, बी टिन, सी जस्ता, डी एल्युमिनियम। तो जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा कि जस्ते की लोहे पर परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है? ए पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट की, बी पॉलीविनाइल क्लोराइड की, सी उपर्युक्त दोनों की, डी फेनोलिक अम्ल की। तो प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है किसकी? ऑप्शन के अनुसार देखें तो हो जाएगा हमारा सी, दोनों, यानी कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट की या पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन दोनों की। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट यानी कि पीईटी का प्रयोग प्लास्टिक बोतल के निर्माण में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी भी प्लास्टिक बोतलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है? ए N2O5, बी Na2O, सी CO2, डी SO3, ई इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी Na2O समक्षारीय ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी सोना, डी चांदी, ई लोहा। 5 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और ऑप्शन के अनुसार जाएं तो कह रहा है कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ई लोहा। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पर इसके थोड़ी सी व्याख्या को। दिया गया है, लोहा Fe यानी कि तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। FeCaMgPb यानी कि Fe यानी कि लोहा, Ca यानी कि कैल्शियम, Mg यानी कि मैग्नीशियम, Pb यानी कि सीसा आदि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी फास्फोरस। 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए कार्बन। व्याख्या देखेंगे इसकी। कार्बन
कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से मौजूद रहता है, अतः कार्बनिक यौगिक को मुख्य तत्व C कार्बन है। कार्बन सभी जीवित प्राणियों में भी पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन के लिए रसायन की अलग शाखा कार्बनिक रसायन का विकास हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी सल्फर। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी कार्बन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ए जल का विद्युत अपघटन, बी लाल तप्त लोहे से भाप गुजारना, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, डी ये सभी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी ये सभी। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है कौन सी, यानी कि जल का विद्युत अपघटन, लाल तप्त पर लोहे से भाप गुजारना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया में, यानी कि इन सभी में। देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस का उत्पादन जल के विद्युत अपघटन द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की अभिक्रिया के फलस्वरूप भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया है Zn यानी कि जिंक, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर बनकर यह हाइड्रोजन का गैस उत्पन्न हो रही है। और लाल तप्त लोहे पर भाप गुजारने के फलस्वरूप भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पर 3 Fe लिए गए हैं अणु और 4 H2 यानी कि जल के, तो FeO फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्लस 4H2 यानी कि यहाँ भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है। ए प्लेटिनम, बी रेडियम, सी पैलेडियम, डी लोहा। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए प्लेटिनम। व्याख्या दी गई है इसकी। प्लेटिनम जंग प्रतिरोधी है तथा निकेल एवं कॉपर अयस्कों से प्राप्त होता है। वस्तुतः प्लेटिनम एवं पैलेडियम दोनों ही निकेल समूह के हैं, परंतु प्लेटिनम का परमाणु भार पैलेडियम से अधिक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। ए Ag, B Al, C Fe, D Zn। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा Ag यानी कि सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं। ए CH4 यानी कि मीथेन, बी KCl, सी SO2, डी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्याख्या देखेंगे इसकी। दिया गया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयनिक और सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट बंध दोनों उपस्थित होते हैं। KCl में मात्र आयनिक बंध होता है।
निम्नलिखित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर कोड के माध्यम से हमको इसका मिलान करके इसका सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम इसको कोड के माध्यम से मिलाते हैं और फिर सही उत्तर का चयन करते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी हमारी शुष्क बर्फ। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? संगमरमर। और कार्बोनिक एसिड क्या होता है? सोडा वाटर। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा। तो इस प्रकार हमने मिला लिया है इसको। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। देखते हैं ऑप्शन के अनुसार दिया गया है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो यह ऑप्शन हमारा ए वाले में मिल जाएगा। और ए का 2, बी का 3, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर भी 4 है। तो इस प्रकार हमारे तीनों ऑप्शन कट जाएंगे और ई तो बिल्कुल नहीं होगा। व्याख्या में देखते हैं इसको हम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, कार्बोनिक एसिड को सोडा वाटर तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। ए सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और कार्बन डाइऑक्साइड। बी सोडियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। सी अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। डी सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। देखेंगे इसकी व्याख्या को। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, इसे सोडा एश भी कहते हैं। Na2CO3 कपड़े धोने के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत है। ए 6%, बी 16%, सी 8%, डी 12%। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत 12 होता है। देखेंगे इसके व्याख्या को। दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशतता 12 है। इसका पूरा नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। CaCO3 यानी कि 40 + 12 + 48 = 100। अतः स्पष्ट है कि कैल्शियम कार्बोनेट में C की प्रतिशतता 12 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी कैल्शियम मैग्नीशियम, सी कैल्शियम नाइट्रेट, डी कैल्शियम फास्फेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से हमको बताना है कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है, या हड्डियां और दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी कैल्शियम फास्फेट के। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। हड्डियों एवं दांतों का मुख्य संघटक हाइड्रोक्सिलापेटाइट है, जो एक क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता है। ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन।
इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। कौन सा हो जाएगा? सी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। ए, एथेन, बी, मीथेन, सी, प्रोपेन, डी, एथिलीन। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, मीथेन। देखेंगे इसकी व्याख्या को। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन के साथ कराने पर मीथेन गैस बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस के उस पर कराई जा रही है, तो यहाँ पर हमारा बनकर तैयार होगा मीथेन और जल। दूध उदाहरण है किसका? ए, निलंबन का, बी, जेल का, सी, इमल्सन पायस का, डी, फेन का। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, दूध उदाहरण है इमल्सन या पायस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। ए, N2, बी, NH3। दो ही ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा N2। देखते हैं इसकी व्याख्या को। जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसमें वही यौगिक या अणु घुलते हैं जिनकी प्रवृत्ति ध्रुवीय हो। सभी विद्युत संयोजी पदार्थ ध्रुवीय होते हैं एवं जल में विलेय होते हैं। उपर्युक्त विकल्पों के पदार्थ सहसंयोजी हैं जिसमें NH3 एवं HCl ध्रुवीय हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः 1.44 एवं 1.03 डाइन है। CO2 एवं N2 अध्रुवीय हैं जिनका ध्रुवीय आघूर्ण 0 है, किंतु CO2 को जल में घोलने पर कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3 बनाता है और CO2 जल में घुल जाती है। N2 अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर है और घुलती नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक तत्व यानी कि XCl3 H2O5 और Ca3H2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है लेकिन XCl5 नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है? A, B, B, Al, C, N, D, P। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा C, N। देखेंगे इसकी व्याख्या को। नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह 3 सहसंयोजन बंध बनाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन से बने NCl3 N2O5 और Ca3N2 होंगे लेकिन इसका NCl5 यौगिक संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ए, सोडियम बाइकार्बोनेट, बी, एल्युमिनियम सल्फेट, सी, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, डी, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि NaOH है। इसका उपयोग साबुन निर्माण, रेशम उद्योग, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में तथा पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा नीला थोथा
क्या है? ए काफर सल्फेट, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी सोडियम सल्फेट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा नीला थोथा है। क्या हो जाएगा? कापर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। व्याख्या देखेंगे इसकी। कापर सल्फेट यानी कि CuSO4 5H2O को नीला थोथा या तूतिया कहा जाता है। आयरन लोहा, पृथ्वी में मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3 अयस्क के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम प्राकृतिक अवस्था में चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है एवं जीवित प्राणियों में हड्डियों दांतों का मुख्य घटक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट का कार्य है। ए कोहेसन, बी इलास्टिसिटा, बी एडहेसन, डी कठोरता। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सीमेंट का कार्य पूछा जा रहा है तो हो जाएगा हमारा सी एडहेसन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। सीमेंट तथा जल के मिश्रण को खुला छोड़ देने पर या धीरे धीरे एक कठोर पदार्थ बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। इस क्रिया में कैल्शियम के सिलिकेटों तथा एल्यूमिनेटों का जल योजन यानी कि हाइड्रेशन हो जाता है। चूँकि जल एवं सीमेंट भिन्न भिन्न पदार्थ हैं इसलिए इनका जुड़ना एडहेसन कहलाता है। यानी कि सीमेंट का पानी डालने के बाद में जो जुड़ाव या जमाव होता है उसे एडहेसन कहते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है। ए चूना पत्थर एवं मिट्टी, बी एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सम, सी जिप्सम एवं चूना पत्थर, डी जिप्सम एवं मिट्टी। चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी एल्यूमिना एवं मिट्टी एवं जिप्सम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित होता है। ए निर्जलीकरण, बी अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन, सी ऑक्सीकरण, डी अपचयन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित होता है। देखेंगे इसकी व्याख्या को। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो कड़ा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु जुड़कर जल योजित होकर जिप्सम बनाते हैं जो कड़ा हो जाता है। यहाँ पर 2CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3H2O मिलकर यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलकर क्या बना रहा है? जल के साथ में मिलकर 2CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम बनाएगा और उष्मा देगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस है कौन सा है? ए CaSO4 5H2O, बी CaSO4 इंटू 2H2O, सी CaSO4 डॉट 1/2H2O, डी CaSO4 डॉट MgO। तो अभी जैसा कि हमने देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र उसमें MgO तो कहीं नहीं था, 2H2O नहीं था, 5H2O यह भी नहीं था। तो
तो 1/2 H2O था, यानी कि हाफ H2O था, यानी कि हाफ जल के अणु थे। तो सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरे एग्जाम में पूछा गया, दूसरे तरीके से पूछा गया था। जैसा कि यह दिया गया है पॉइंट के रूप में, एक श्वेत रासायनिक यौगिक इसको पदार्थ यानी कि पानी की पर्याप्त मात्रा में मिलाने पर सख्त हो जाता है। इसका शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने में उपयोग होता है। वह पदार्थ है कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब किसी की हाथ की या पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, उसको सीधा करने के लिए उस पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ताकि वह बार बार हिले डुले नहीं या मुड़े ना, तो उसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 यानी कि 1/2 H2O होता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में तथा चिकित्सा में प्लास्टर करने में किया जाता है। सांचे और मॉडल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पर जिप्सम को जल के साथ में गर्म किया जा रहा है 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर, तब यह बनकर तैयार हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है A NaOH, B NaCl, C NaCO3, D Na2CO3। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा A NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखते हैं यहाँ पर व्याख्या दी गई इसकी। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। साधारण नमक को क्या कहा जाता है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। और अगला दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने वाले सोडे को क्या कहते हैं? NaHCO3। अगला है सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या कहेंगे? Na2CO3 इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो सीधे हम इसका सही उत्तर बताएंगे, हो जाएगा हमारा B Na2ZnO2 इसका रासायनिक सूत्र है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को यह क्लास पसंद आई होगी और इस क्लास को सभी लोगों ने अंत तक देखा होगा। तो यदि सभी लोगों को इस क्लास की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक शेयर नहीं किया तो सभी लोग एक बार अपने यार दोस्तों के पास में इस क्लास को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पिछली क्लासों को यदि अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। और यह क्लास आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। रेलवे में तो यह पूछी ही जाती है, जहाँ जहाँ साइंस पूछी जाती है वहाँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।